चले देखें। तो नेक्स्ट हमारा विटामिन कौन सा होगा? नेक्स्ट हमारा विटामिन होगा विटामिन डी। ये हो गया नेक्स्ट विटामिन, और नेक्स्ट विटामिन हमारा कौन सा होगा? ये होगा आपका विटामिन डी। और चलिए बताइए विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो देखिए जो हमारा विटामिन डी है, कई सारे लोग बोल रहे हैं विटामिन डी की जो खोज है वो हॉपकिंस ने की थी। बिल्कुल नहीं, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने नहीं की थी। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो चलिए देखें, जो हमारा विटामिन डी है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड मेलनबाई ने। तो ये हो गया हमारा विटामिन डी। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी को डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड मेलनबाई ने किया था। इसको हॉपकिंस ने डिस्कवर नहीं किया था। तो जो लोग भी आप लोग बोल रहे हैं कि हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था, बिल्कुल नहीं, आपके हॉपकिंस ने डिस्कवर नहीं किया था। ये डिस्कवर हमारा किसने किया था? एडवर्ड मेलनबाई ने डिस्कवर किया था। और इसके पीछे रीजन क्या था, ये क्यों डिस्कवर हुआ, इसकी भी कहानी है। और इसकी कहानी क्या है? तो कुछ सालों नहीं, आप लोग का 1920 के आसपास यूरोप में कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको रिकेट्स की प्रॉब्लम थी। और रिकेट्स की प्रॉब्लम थी, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एडवर्ड मेलनबाई ने आप लोग का एक विटामिन की खोज की। और ये विटामिन हमारा कौन सा था? ये विटामिन था हमारा विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी अगर पूछा जाए हु डिस्कवर्ड विटामिन डी, तो विटामिन डी को हमारा किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड मेलनबाई ने डिस्कवर किया था। अब चले देखें आगे, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो चलिए बताएं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? हमारे विटामिन डी का मेन काम क्या होगा? विटामिन डी क्या काम करता होगा? तो चले देखें विटामिन डी का मेन काम क्या होता है। तो जब भी हम लोग का, जैसे अब हम लोग जब भी सनलाइट में जाएं, आपको पता होगा विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो जो भी हमारा सूर्य का प्रकाश है ये हमें विटामिन डी प्रदान करता है। लेकिन क्या सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी प्रदान करता है? क्या सच में ये विटामिन डी प्रदान करता है? ऐसा नहीं है। तो देखिए होता क्या है आप लोग का, सिंपली विटामिन डी क्या काम करेगा? तो जो हमारे स्किन होता है, जो हमारा त्वचा होता है, तो चलिए देखें इसको आप लोग समझे, आप लोग डिस्कवरी को छोड़े और इसको समझे और देखिए क्या करता है। तो जो हमारा त्वचा होता है, त्वचा में हमारा एक फैट पाया जाता है। और त्वचा में हमारा कौन सा फैट पाया जाता है? तो देखिए हमारी त्वचा में एक फैट पाया जाता है जिसका नाम होता है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, तो जो हमारा त्वचा है, त्वचा में हमारा एक फैट पाया जाता है। और हमारे त्वचा में कौन सा फैट पाया जाता है? कौन सा आप लोग का वसा पाया जाता है? तो यहाँ से हमारा वसा कौन सा होता है? डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो देखिए जैसी त्वचा पे हमारा क्या पड़े, जैसी त्वचा पे हमारा सनलाइट पड़े, सूर्य का प्रकाश पड़े, तो होता क्या है, जैसे हमारी त्वचा पे सनलाइट पड़ा, हमारा यूवी रेज पड़ा, यूवी रेज के प्रेजेंस में ये जो हमारा पार्ट है जो भी हमारा डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, ये क्या होगा? ये आपका चेंज होगा। और ये चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो जो भी हमारा ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है ये कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्ट होकर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोल कैल्सीफेरॉल में, कोल कैल्सीफेरॉल में। तो देखिए होता क्या है, आप लोग सिंपली इसको सुने क्या होता है। तो जो हमारा त्वचा है, त्वचा में एक फैट पाया जाता है, एक वसा पाया जाता है। और त्वचा में हमारा कौन सा फैट पाया जाता है? यहाँ पर हमारा एक फैट होता है जिसका नाम होता है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। अब देखिए जैसे ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल किसके प्रेजेंस में जाएगा? हमारे यूवी रेज के प्रेजेंस में जाएगा। क्या होगा? ये जो हमारा यूवी रेज है वो डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किस में कर देता है? कोल कैल्सीफेरॉल में, कोल कैल्सीफेरॉल में। और ये कोल कैल्सीफेरॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन डी3। विटामिन डी3, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश जरूरी है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही ये हमारा कन्वर्ट किस में हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में ये कन्वर्ट हो जाता है कोल कैल्सीफेरॉल में। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे इसका क्या फंक्शन होगा। तो ये जो भी हमारा विटामिन बी3 है, ये विटामिन बी3 अब हमारा कहाँ जाएगा? तो ये विटामिन बी3 अब हमारे लिवर में जाएगा, हमारे किडनी में जाएगा। तो जो भी हमारे यहाँ पे विटामिन डी3 बना था ये हमारे यकृत में जाएगा, ये हमारे वृक्क में जाएगा। और जैसे ये हमारे लिवर और यकृत में गया, क्या होगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? तो जैसे ये विटामिन डी3 हमारे लिवर और हमारे किडनी में जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, फाइनली एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और फाइनली एक्टिव फॉर्म में कौन से फॉर्म में आ जाएगा? तो देखिए यही कोल कैल्सीफेरॉल आप लोग के लिवर और आप लोग के किडनी में जाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीफेरॉल में, कैल्सीफेरॉल में। और यही कैल्सीफेरॉल हमारा क्या होता है, यही कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी, विटामिन डी। तो चलिए बताइए आप लोग के सनलाइट का मेन काम क्या होगा, सूर्य के प्रकाश का मेन काम क्या होगा, तो जल्दी से बताएं आपके सूर्य के प्रकाश का मेन काम क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश क्या काम करेगा। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, हमारे डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में कन्वर्ट करता है। और ये विटामिन D3 कहाँ जाएगा, हमारे लिवर और यकृत में जाएगा, हमारे लिवर और किडनी में जाएगा। और जैसे लिवर और किडनी में हमारा विटामिन D3 गया, ये क्या करेगा, आपका फाइनली कन्वर्ट होगा, एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होकर ये आप लोग का कन्वर्ट किस में हो जाता है, विटामिन डी में, विटामिन डी में। तो चलिए बताइए क्या विटामिन डी हमारे बॉडी में बन सकता है, आप लोग बताइए क्या विटामिन डी हमारे बॉडी में बन सकता है। बिल्कुल विटामिन डी हमारे बॉडी में बन सकता है। और विटामिन डी हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में बन सकता है, ये मेनली 2 ऑर्गन में बन सकता है। और कौन सा 2 ऑर्गन होगा, एक हमारा क्या होगा, किडनी होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, लिवर होगा। चलिए बताइए स्किन में हमारा विटामिन डी कौन से फॉर्म में रहता है, अगर आप लोग से पूछा जाए स्किन में हमारा विटामिन डी कौन से फॉर्म में रहता है, तो स्किन में हमारा विटामिन डी कौन से फॉर्म में रहेगा, हमारा विटामिन D3 के फॉर्म में रहेगा, मतलब कोल कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में रहेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है, विटामिन D3 का केमिकल नेम क्या होता है। तो जल्दी बताइए व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3, विटामिन D3 का केमिकल नेम क्या होगा, ये होगा हमारा कोल कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल। तो ये था हमारा विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी हमारे बॉडी में बन सकता है और ये हमारा कहाँ बनेगा, लिवर और हमारे किडनी में बन सकता है। तो चले देखें ये विटामिन डी करता क्या है, इसका कुछ तो काम होता होगा। और ये क्या काम करेगा, तो विटामिन डी का मेन काम क्या होता है, विटामिन डी का मेन काम होता है आपके हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो आपके विटामिन डी का मेन काम क्या हुआ, इसका मेन काम हुआ आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, आपके हड्डियों को रिजिडिटी प्रदान करना। तो ये हो गया इसका मेन काम। और इसका मेन काम क्या हुआ, रिजिडिटी टू बोन्स, आपके हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो ये था हमारा विटामिन डी का काम। तो चलिए बताइए इनसे कौन कौन सी बीमारी आपकी हो सकती है, क्या इसका काम है, इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तब आप लोग यहाँ से बता सकते हैं यहाँ से कौन कौन सी हमारी बीमारी हो सकती है, विटामिन डी की कमी से हमारी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ से बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और कौन कौन सी बीमारी होगी, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से हमारी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमारी बीमारी कौन सी होगी, तो आप लोग बताइए अगर विटामिन डी कम हो जाए, आप लोग खुद बताएं अगर विटामिन डी कम हो जाए हमारी हड्डियां मजबूत होंगी कि कमजोर होंगी, आप लोग बताइए अगर हमारा विटामिन डी कम हो जाए हमारी हड्डियां मजबूत होंगी कि हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। और हड्डियों का कमजोर होना, अगर बच्चों में हड्डियां कमजोर होने लगे, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, आपका सूखा रोग कहते हैं। तो देखिए इसका पहला बीमारी क्या हुआ, अगर हमारा विटामिन डी कम हो जाए, विटामिन डी कम होगा हमारी हड्डियां क्या होंगी, कमजोर होने लगेंगी। और जब भी बच्चों में हड्डियां कमजोर होने लगे, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। और रिकेट्स का हिंदी नाम क्या होता है, इसका हिंदी नाम होता है सूखा रोग। ये होता है हमारा रिकेट्स, और रिकेट्स हमारा क्या हो गया, सूखा रोग। तो चलिए देखिए सूखा रोग में होता क्या होगा, आप लोग बताइए सूखा रोग में क्या होगा। सूखा रोग में आप लोग सूखे हो जाते होंगे, आप लोग सूख जाते होंगे। तो चलिए देखिए जो हमारा सूखा रोग है, सूखा रोग में मेनली होता क्या है, तो इसमें जो हमारे स्कल के बोन्स हैं, जो हमारी ये मस्तिष्क की हड्डियां ये कमजोर हो जाती हैं, साथ साथ हमारे दांत लेट बनते हैं, बच्चों के दांत लेट बनते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, जो भी बच्चों के दांत हैं, बच्चों के दांत लेट आएंगे, लेट टीथ आएगा, इनके जो स्कल के बोन्स हैं, इनके जो खोपड़ी के बोन्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। लेकिन क्या विटामिन डी की कमी से सिर्फ सूखा रोग ही हो सकता है,
आप लोग बताइए, क्या विटामिन डी की कमी से सिर्फ सूखा रोग ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ से और भी बीमारी होगी। और चलिए अब हम आपको समझाते क्या होता है। तो क्या हुआ, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। जैसे ही हड्डियां कमजोर हुई, अगर इसके बाद हमारा वेट बढ़ने लगे, क्या होगा? आप लोग खुद देखें, आपकी बॉडी की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का वेट बढ़ रहा है। तो जब बॉडी का वेट बढ़ेगा, सारा वेट हमारे पैरों पर ही तो जाएगा। हमारा जो भी वेट है, सारा वेट कहाँ जाएगा? हमारे पैरों पर जाएगा। और हमारी पैरों में कोई हड्डी होती है कि नहीं होती है? आप लोग बताइए, अभी हम बच्चों की ही बात करें, आप लोग बताइए हमारे पैरों में कोई हड्डी होती है कि नहीं होती है? हमारे पैरों में हड्डी होती है, हमारे जांग में एक हड्डी होती है। और जांग में हमारी हड्डी कौन सी होती है? तो आप लोग का जो पैर होता है, पैर आपका ये जांग होता है, और जांग में हमारी एक हड्डी पाई जाती है। जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? हमारा फीमर पाया जाता है। जांग में हमारा फीमर पाया जाता है। तो आप लोग बताएं, अगर हमारा बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है, फीमर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब फीमर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, फीमर आपका उसी शेप का रहेगा कि फीमर आपका मुड़ जाएगा। क्या होगा, हमारा वेट ज्यादा हो रहा है, वेट ज्यादा होगा, फीमर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब फीमर पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, हमारा फीमर क्या हो जाएगा? फीमर मुड़ जाएगा, आपका झुक जाएगा। और जैसे ही फीमर मुड़ेगा, ये किसके आकार का आपका बन जा रहा है? इसका आकार कैसा बन जा रहा है? आपके धनुष के आकार का बन जा रहा है। और ये धनुष के आकार का बन जा रहा है, इसीलिए इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस बीमारी का आपका सिंपली क्या नाम होगा? तो इस बीमारी का नाम होता है बो लेग्स। बो लेग्स मतलब हमारे धनुष के तरह हमारा पैर हो गया, धनुष के आकार का पैर हो गया, इसी को क्या कहेंगे? हम लोग बो लेग्स बोलेंगे। तो धनुषाकार हमारा पैर हो गया, तो सिंपली क्या हुआ? वेट गेन हुआ। वेट गेन हुआ, हमारा फीमर क्या होगा? मुड़ जाएगा। फीमर मुड़ा, हमारा जो ये धनुष का आकार बनाएगा, और धनुष का आकार बनाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बो लेग्स बोलते हैं। इसको हम लोग धनुषाकार पैर बोलते हैं। तो चलिए बताइए, बो लेग्स किसके कारण होगा? विटामिन डी की कमी के कारण कि विटामिन डी के ज्यादा के कारण? तो आप लोग बता सकते हैं, जो हमारा बो लेग्स है वो किसके कारण होगा? आपके विटामिन डी की कमी के कारण। तो जब भी विटामिन डी कम हुआ, सारी हड्डियां कमजोर हुई, सारी हड्डियां कमजोर हुई, ज्यादा प्रेशर हमारा कहाँ पड़ेगा? हमारी जांग की हड्डी पे पड़ेगा, और जांग की हड्डी पे पड़ेगा, आपका जो जांग की हड्डी है वो मुड़ जाएगा। उसी को हम लोग ने क्या बोल दिया? बो लेग्स बोल दिया। तो चलिए बताइए, जब हमारा जो बो लेग्स है, जो हमारा फीमर है, अगर मुड़ गया, आप लोग बताएं जो हमारी घुटना है, घुटना एक दूसरे से दूर हो जाएगा कि पास हो जाएगा? आप लोग बताएं, जब हमारा फीमर मुड़ गया, जब हमारा फीमर मुड़ा, ये जो हमारा घुटना है, घुटना एक दूसरे के पास हो जाएगा कि एक दूसरे से दूर हो जाएगा? तो आप लोग खुद देख सकते हैं, जब हमारी हड्डियां मुड़ी, दोनों घुटने क्या हो जाएंगे? दूर कैसे होगा? आपका बो आकार का बन रहा है ना, धनुष के आकार का बन रहा है ना। और जब ये धनुष के आकार का बन रहा है, आपके इस तरह से हड्डियां हो जा रही है, और जब इस तरह से हड्डियां हो रही हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये दोनों हमारे घुटना हो जाएंगे। और जो घुटना है, घुटना हमारा दूर हो जाएगा कि पास हो जाएगा? पास हो जाएगा। आपका दूर नहीं होगा, इस तरह से बन रहा है ना। और जब इस तरह से बन रहा है, दोनों घुटने हमारे क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और दोनों घुटने पास हो जाएंगे। इस बीमारी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस बीमारी को सिंपली हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉक नी। नॉक नी। आपका दोनों घुटना क्या हुआ? दोनों घुटना एक पास आ गया, और दोनों घुटना एक पास आ गया, इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉक नी। नॉक नी मतलब पूरा हमारा घुटना क्या हो गया? एक ही जगह इकट्ठा हो गया, इसी को हम लोग नॉक नी बोलते हैं। तो बताइए, क्या हमारे विटामिन डी की कमी से सिर्फ रिकेट्स ही होता है? क्या विटामिन डी की कमी से सिर्फ रिकेट्स ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रिकेट्स नहीं होगा, इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? रिकेट्स तो होगा, साथ साथ हमारा क्या हो सकता है? फीमर मुड़ेगा, क्या हो जाएगा? बो लेग्स हो जाएगा। जब फीमर मुड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे घुटने क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और घुटने पास हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे? नॉक नी बोल देंगे। तो ये हमारी बीमारी किसमें थी? आप लोग बताइए, ये बीमारी किसमें थी? ये बीमारी हमारे बच्चों में थी कि बड़ों में थी? ये जो बीमारी थी, ये बीमारी बच्चों में थी कि बड़ों में थी? तो ये जो हमारी बीमारी थी, ये किस में थी? ये हमारी बच्चों में बीमारी थी। लेकिन बड़ों में भी तो बीमारी हो सकता है। अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए,
उसमें क्या होगा। अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसमें क्या होगा। तो देखिए, अगर एडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाए उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। तो जब एडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाए इस कंडीशन को हम लोग दो नाम दे सकते हैं। इस कंडीशन को दो नाम दे सकते हैं, और दो नाम कौन कौन सा हो जाएगा। तो चलिए देखें, पहला जो हमारी यहाँ से बीमारी होगी ये हमारी कौन सी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये होगा हमारी पहली बीमारी, और पहली बीमारी हमारी कौन सी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। जबकि सेकंड देखें, सेकंड यहाँ से बीमारी कौन सी हो सकती है। तो यहाँ से जो हमारी सेकंड बीमारी हो सकती है ये हमारी कौन सी होगी, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, और अफसोस की बात है इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। अगर हिंदी नाम होता तो हम आपको खुद बता देते, बट इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, इसलिए इसको इसी में याद करना होगा। क्या होगा, तो एक बीमारी हमारा क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, जबकि सेकेंड हमारा क्या हो गया, ऑस्टियोमेलेशिया। तो देखिए ये दोनों बीमारी होती क्या है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेशिया क्या हो जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर आपका एक वर्ड है ऑस्टियो, आपका एक वर्ड लिखा है ऑस्टियो, और ये जो हमारा ऑस्टियो है, ऑस्टियो इज अ रूट वर्ड फॉर बोन्स। जो हमारा ऑस्टियो होता है, ऑस्टियो हमारा किसके लिए रूट वर्ड होता है, ये हमारे बोन्स के लिए रूट वर्ड होता है। तो जहां कहीं भी हमारा ऑस्टियो लगा हुआ हो, ऑस्टियो हमेशा किसके लिए लगा होगा, बोन्स के लिए लगा होगा, हड्डी के लिए लगा होगा। तो चलिए बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड बीमारी होगी, जल्दी बताएं। आर्थराइटिस क्या होता है वो अलग कंडीशन है करना, हम आपको स्केलेटल सिस्टम में बताएंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है। तो चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड होगी, बोन्स से रिलेटेड होगी, क्योंकि ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है, हमारा बोन्स होता है। तो चलिए बताइए, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज, हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। तो जब भी आप लोग से पूछा जाए स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक नहीं होता है, आपका क्या होगा, ऑस्टियोलॉजी। कई लोग बोल रहे हैं हिंदी में बताइए, क्या करें, अफसोस की बात है बायो के मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में होते हैं, मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में होते हैं, और इसीलिए हम इसका हिंदी नहीं बता सकते। कहीं पर भी इसका हिंदी नहीं मिलेगा, तो जब कहीं पर भी हिंदी नहीं होगा हम कहाँ से बता दें। अफसोस की बात है कि ये आप लोग को इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो यहाँ से दो बीमारी हुई, एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा हमारा क्या हो गया, ऑस्टियोमेलेशिया। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है। तो ऑस्टियो आप लोग को पता है, ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा बोन्स, ये बोन्स हो गया। जबकि सेकेंड हमारा वर्ड है पोरोसिस, पोरोसिस, और पोरोसिस का मतलब क्या होता है, पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स का बनना, और पोर्स का मतलब क्या हुआ, छिद्र का बनना। तो जब भी हमारी हड्डियां कमजोर होंगी, आप लोग खुद देखें, जब भी हमारी हड्डियां कमजोर होंगी हड्डियां बीच बीच में टूटेंगी, और जैसी हड्डियां बीच बीच में टूटेंगी आपकी हड्डियां क्या हुई, कमजोर हुई, हड्डियां बीच बीच में टूटने लगेंगी, और हड्डियों का बीच बीच में टूटना आपकी हड्डियों में छेद बनने लगेगा, और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या हुआ, हमारी हड्डियां कमजोर हुई, हड्डियां कमजोर हुई, हड्डियां आपकी बीच बीच में टूटने लगेंगी, और हड्डियां बीच बीच में टूटी, हड्डियों के बीच में छेद बनने लगेगा, और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें छोटे होल भी हो सकते हैं, बड़े होल भी हो सकते हैं, और कई बार इतना बड़ा होल हो जाता है कि पूरी हड्डी ही टूट जाती है। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो चलिए बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होगा, ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होगा, आप लोग बता सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी के कमी के कारण होगा कि ज्यादा के कारण होगा। तो जब भी विटामिन डी कम हो जाए हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियों में छेद बनेगा, इसी को हमने क्या बोला, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए व्हाट इज ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया क्या हुआ, तो फिर से ऑस्टियो वर्ड किसके लिए है, ऑस्टियो आप लोग को पता है ये हमारे बोन्स के लिए है, और इसमें क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है। तो चलिए बताइए, बो लेग में क्या हो रहा था, बो लेग में क्या हो रहा था, आप लोग बताइए, इस बीमारी में क्या हो रहा था, बो लेग बीमारी में क्या हो रहा था।
जल्दी से आप लोग बता सकते हैं बो लेग बीमारी में क्या हो रहा था? बो लेग बीमारी में क्या हो रहा था? हमारी फीमर जो है वो क्या हो रही थी? झुक जा रही थी, कर्व का आकार बना ले रही थी। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है? तो हमारी रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है? कर्व का आकार बना लेती है, आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। इसी बीमारी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया। तो देखिए ऑस्टियोमेलेसिया हमारा क्या हो गया? इसमें भी हमारी हड्डियों में बेंडिंग होगा, हमारी हड्डियां इसमें भी मुड़ सकती हैं, लेकिन इसमें मेनली हमारा कौन सा हड्डी मुड़ेगा? तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी, जब हमारी बैकबोन जो है ये मुड़ने लगे, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें भी आपके और भी हड्डी मुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें मेन आपका कौन सा जुड़ेगा? मेन कौन सा मुड़ेगा? तो मेन हमारा बैकबोन अगर मुड़ जाए, हमारा रीढ़ की हड्डी मुड़ जाए, इसी को क्या कहेंगे? ऑस्टियोमेलेसिया। तो चलिए बताइए, विटामिन डी की कमी से एडल्ट में कौन कौन सी बीमारी होगी? विटामिन डी की कमी से एडल्ट में कौन कौन सी बीमारी होगी? बता सकते हैं आप लोग? विटामिन डी की कमी से एडल्ट में कौन कौन सी बीमारी होगी? तो एडल्ट में बीमारी कौन सी हुई? ऑस्टियोपोरोसिस। सेकंड कौन सा हुआ? ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया। अगर ऐसे ही पूछे विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन कौन सी बीमारी होगी, तो बच्चों में कौन कौन सी बीमारी होगी? यहाँ पे 3 बीमारी हो सकती है, और ये 3 बीमारी हमारी कौन सी हो सकती है? पहला रिकेट्स हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है? दूसरा हमारा जो है वो बो लेग हो सकता है, मतलब मुड़ा हुआ पैर हो सकता है, धनुषाकार पैर हो सकता है, एंड लास्ट हमारा क्या होगा? लास्ट हमारा नॉक नी होगा, जिसमें हमारे दोनों घुटने क्या होंगे? बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो ये था हमारा विटामिन डी के बारे में। कुछ समझ आया? यहां तक नहीं, इसका हिंदी नाम नहीं होता, हिंदी होगा तो हम खुद बता देंगे, इसका हिंदी नाम नहीं होता। तो यहां तक समझ आया? इसका क्या काम हुआ ये समझ आया? तो ये था विटामिन डी का काम। विटामिन डी ने क्या क्या काम किया? अब चलिए बताइए, जो विटामिन डी है, विटामिन डी की जरूरत, अच्छा ये बताएं, जो लोग शहरों में रहते हैं उनमें विटामिन डी कम होता होगा कि ज्यादा होता होगा? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों में विटामिन डी कम होता है कि ज्यादा होता है? तो देखिए, जो लोग भी शहरों में रहते हैं, जो लोग भी अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको सनलाइट कम मिलता है, उनको सनलाइट कम मिलेगा। और जब सनलाइट कम मिलेगा, आप लोग बता सकते हैं उन लोगों में विटामिन डी कम होगा कि ज्यादा होगा? उन लोगों में विटामिन डी क्या होता है? कम होता है। तो देखिए, जो भी हमारे अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, जो भी हमारे शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, शहरी इलाके में रहने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी की कमी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाता, उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, और सूर्य के प्रकाश ना मिलने के कारण इनमें विटामिन डी कम हो जाता है। अभी इसमें और भी बहुत कुछ बताएंगे, और क्या बताएंगे? सोर्स तो बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को क्या बताएंगे? तो कुछ चीजें इसमें बताना है जो आप लोग का, चलिए वो स्केलेटल सिस्टम में बता देंगे, अभी ये रहने देते हैं। तो ये हो गया विटामिन डी, क्या होता है, क्या काम करता है, इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो चलिए बताइए, क्या क्या खाने से हमें विटामिन डी मिल सकता है? क्या क्या खाने से हमें विटामिन डी मिल सकता है? आप लोग बता सकते हैं। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या होगा? तो विटामिन डी का आपका मेन सोर्स क्या होगा? जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश क्या होगा? हमारा विटामिन डी का मेन सोर्स होगा। लेकिन क्या सूर्य का प्रकाश ही सिर्फ हमारे विटामिन डी का सोर्स होगा? ऐसा नहीं है, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो चलिए देखें, हमारा सबसे पहला जो इसका सोर्स होगा, ये हमारा क्या होगा? सनलाइट, हमारा सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। इसके साथ साथ क्या हो सकता है? जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी हमारे दूध वाले प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी दुग्ध उत्पाद होते हैं, ये भी हमारा सोर्स किसका होगा? ये भी हमारे विटामिन डी का सोर्स होगा। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, जितने भी दुग्ध वाले पदार्थ है, जैसे पनीर खाते हैं आप लोग, दही खाते हैं, ये सारा हमारा सोर्स किसका होगा? विटामिन डी का सोर्स होगा। ऐसे ही देखिए, जो भी हम लोग एग खाते हैं, जो अंडा खाते हैं, अंडा भी हमारा सोर्स किसका होगा? ये भी हमारे विटामिन डी का सोर्स होगा। ऐसे ही देखिए, जो भी हम लोग चिकन या मटन का लिवर खाते हैं, जो भी चिकन या मटन का यकृत खाते हैं, ये यकृत जो होगा, लिवर जो होगा, ये भी हमारा क्या होगा? विटामिन डी का सोर्स होगा। तो ये सारा हमारा सोर्स किसका हुआ? विटामिन डी का सोर्स हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं फाइनली हमारे स्किन में कौन सा विटामिन बनता है? हाँ जी, मछली भी खा सकते हैं, मछली का तेल भी इसका सोर्स होता है।
तो चलिए बताइए, अगर हम आप लोग से पूछे, आप लोग से सिंपली क्या पूछ रहे थे, स्किन में कौन सा विटामिन बनता है? मिस्टर आप डाउट पूछ ही नहीं रहे तो हम आपका डाउट कैसे ले ले? हाँ जी बिल्कुल, ये एक्टिवेटेड होता है सनलाइट से, लेकिन प्रोड्यूस्ड कहाँ से होता है? हमारे किडनी और हमारे लिवर से प्रोड्यूस्ड होता है। तो हमारे स्किन में कौन से फॉर्म में विटामिन रहता है? विटामिन डी रहता है, विटामिन D3 के फॉर्म में, विटामिन D3 के फॉर्म में। और यही विटामिन D3 कहाँ जाएगा? हमारे लिवर और हमारे यकृत में जाएगा, हमारी किडनी में जाएगा, और वहां पर हमारा फॉर्मेशन हो जाता है आपके विटामिन डी का। तो ये था हमारा पूरा विटामिन डी के बारे में, और उम्मीद करते हैं कुछ नया इसमें आप लोग को सीखने को मिला होगा। कुछ नया सीखने को मिला, यहां से कुछ नया तो ये था हमारा अच्छा, मेरा फेस जो है वो सन जैसा तेज है, लेकिन हमसे विटामिन डी नहीं मिलेगा क्योंकि ह्यूमन यूवी रेज प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हमसे विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये था हमारे विटामिन डी के बारे में। अब हम लोग क्या जानेंगे? तो नेक्स्ट जो हमारा विटामिन होगा, ये हमारा कौन सा होगा? ये होगा विटामिन ई। विटामिन ई, और विटामिन ई आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम से ज्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट किसके लिए है? आपके डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? तो जो हमारा विटामिन ई है, ये हमें सुंदरता प्रदान करता है, ये हमें खूबसूरती प्रदान करता है, और ये हमें खूबसूरती प्रदान करता है, इसीलिए विटामिन ई आपके डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई क्या काम करता है? तो सबसे पहले बताएं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होगा? तो जल्दी से बताएं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ये होता है टोकोफेरॉल। और आप लोग बताइए, जो हमारा विटामिन ई है, ये हमारा फैट सोल्यूबल होगा कि वाटर सोल्यूबल होगा? जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई हमारा फैट सोल्यूबल होगा कि वाटर सोल्यूबल होगा? तो जो हमारा विटामिन ई है, ये क्या होता है? हमारा फैट सोल्यूबल होता है। हमारा रूपल कोल कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल में हमारे लिवर में जाकर, लिवर में कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो कोल कैल्सीफेरॉल को आपके कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपका लिवर के एंजाइम आपके D3 को D में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां से आप लोग को पता चला ये हमारा विटामिन कैसा होगा? फैट सोल्यूबल। तो देखिए, जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई का मेन काम क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या होगा? तो अब आप लोग थोड़ी देर लिखना छोड़े और लिखना छोड़कर इसको समझे, विटामिन ई क्या काम करता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो देखिए, जो हमारा विटामिन ई है, ये क्या काम करेगा? तो जब हम लोग विटामिन ई पढ़ते हैं, विटामिन ई पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड जानना होता है। और हमें कौन सा वर्ड जानना होता है? तो एक हमें वर्ड जानना होता है एंटीऑक्सीडेंट। जब भी हम लोग नहीं, वो रिकेट्स के पार्ट नहीं होते मिश्रा। तो चलिए देखिए, जब हम लोग विटामिन ई पढ़ेंगे, विटामिन ई पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड जानना है एंटीऑक्सीडेंट। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट हमारा क्या होता है? इसको ध्यान से समझे, दोबारा इतना ध्यान से समझे कि आप लोग को दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो आप लोग को पता है, हमारे बॉडी में कई सारे रिएक्शन होते हैं। हमारा डाइजेशन होता है, हमारा रेस्पिरेशन होता है। और जब भी हमारे बॉडी में डाइजेशन और रेस्पिरेशन होता है, देखिए हमारे बॉडी में क्या हुआ? हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी में खाना पचता है। ऐसे ही देखें, हमारे बॉडी में क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो हमारा पाचन हुआ, और पाचन के साथ साथ नेक्स्ट हमारा क्या होगा? हमारा श्वसन होगा। तो देखिए, दोनों कंडीशन में क्या होता है? इन दोनों में क्या होगा? तो जब भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी हमारे बॉडी में पाचन या श्वसन होता है, क्या होता है? हमारा ग्लूकोज जलता है। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है? एंटीऑक्सीडेंट को जनरली एंटीऑक्सीडेंट ही बोला जाता है। तो देखिए क्या होता है, तो जब भी हमारा डाइजेशन होगा, जब भी हमारा रेस्पिरेशन होगा, इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में हमारे बॉडी में कुछ फ्री ऑक्सीजन बन जाते हैं।
कुछ फ्री ऑक्सीजन बन जाते हैं। और फ्री ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा किसके फॉर्म में रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है। और जब तक हमारा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, जब तक हमारा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, ये स्टेबल रहता है, ये हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है। और जब तक हमारा ऑक्सीजन स्टेबल है, अस्थाई है, ये हमारे किसी ऑर्गन से रिएक्ट नहीं करेगा। और ऑर्गन से रिएक्ट नहीं करेगा मतलब ये ऑर्गन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ऑर्गन को ये नष्ट नहीं करेगा। तो होता क्या है, जब भी हमारा पाचन होगा, जब भी हमारा रेस्पिरेशन होगा, उस कंडीशन में कुछ हमारे फ्री ऑक्सीजन बन जाते हैं। फ्री ऑक्सीजन ये O2 नहीं है, आपका सिंगल O बन रहा है, सिंगल O बन रहा है। और ये जो हमारा सिंगल O है, जो हमारा फ्री ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ये क्रियाशील होता है। तो देखिए यहाँ से क्या बना, यहाँ से हमारा फ्री ऑक्सीजन बना, और ये फ्री ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा आपका क्रियाशील होगा। और जब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा, होता क्या है, इसको ध्यान से समझे। जब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थाई है। और जब ये अस्थाई है, जब ये अनस्टेबल है, इसे क्या होना है, स्टेबल होना है। और ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, हमारे अलग अलग अंगों से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी हमारा फ्री ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, और ये आपका क्या होता है, स्टेबल होने के लिए हमारे अलग अलग अंगों से रिएक्शन करने लगता है। और जब ये अलग अलग अंगों से रिएक्शन करेगा, हमारे अलग अलग अंगों को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, हमारे अलग अलग अंगों को क्या करेगा, ये खराब करने लगेगा। तो देखिए, जब हमारे फ्री ऑक्सीजन बॉडी में बन गए, ये हमारे बॉडी में क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी में फ्री ऑक्सीजन बना, ये फ्री ऑक्सीजन हमारा क्या काम करता है, ये हमारे स्किन के, जो भी हमारे स्किन के सेल्स है, स्किन के सेल को ये किल कर देगा। तो क्या होगा, ये जो हमारा फ्री ऑक्सीजन बना, ये फ्री ऑक्सीजन हमारे स्किन के सेल को किल कर देगा। और आप लोग बताइए, जब आपकी त्वचा की कोशिकाएं मरने लगी, क्या होगा, त्वचा आपका मतलब त्वचा आपका ग्लो करता हुआ दिखाई देगा कि त्वचा पे रिंकल्स वगैरह आने लगेंगे। तो जब आपका ये ऑक्सीजन है जो बनता है, ये हमारी त्वचा के क्या करता है, त्वचा की कोशिकाओं को मारने लगता है। और जब हमारी त्वचा की कोशिकाओं को मारेगा, हमारी त्वचा ड्राई हो जाएंगी, और त्वचा पे फॉर्मेशन किसका होने लगता है, त्वचा पे हमारी रिंकल्स बनने लगती हैं, त्वचा पे हमारी झुर्रियां बनने लगती हैं। तो क्या हुआ, अब आप लोग फाइनली बताइए, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा। आप लोग बता सकते हैं, ये जो हमारा फ्री ऑक्सीजन है, ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा, ये हार्मफुल होगा। ये हमारे स्किन के सेल को किल करेगा, और जैसे स्किन के सेल को किल किया, हमारा स्किन का सेल क्या होगा, मरेगा, और मरेगा, हमारे चेहरे पे क्या होगा, झुर्रियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभी ये हमारे आंखों को भी डैमेज कर देता है। कभी कभी ये जो हमारा फ्री ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, ये हमारे आंखों को भी डैमेज करेगा। और आंखों को डैमेज करने के कारण हमारे आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है, हमारे आंखों में मोतियाबिंद भी हो सकता है। तो कई बार ये हमारे आंखों की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है। आंखों की कोशिकाओं को डैमेज किया, ये क्या कर सकता है, हमारा कैटरैक्ट कॉज कर सकता है। यहाँ से हमें क्या हो सकती है, मोतियाबिंद भी हो सकती है। इसके साथ साथ देखिए, ये सिर्फ इतना ही छोटा काम नहीं करता, ये बड़े नुकसान भी कर सकता है। और बड़े नुकसान देखे, और ये बड़े नुकसान क्या कर सकता है, तो कई बार ये हमारे हार्ट के सेल को डैमेज करने लगता है। तो आप लोग बताइए, जब ये हमारे हार्ट के सेल को डैमेज करेगा, यहाँ से क्या होना चाहिए, तो देखिए, जब भी ये हमारे हार्ट के सेल को डैमेज करेगा, आपका हार्ट काम करना बंद करेगा, हृदय काम करना बंद करेगा। और जैसे हृदय काम करना बंद करेगा, यहाँ से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, यहाँ से हमें दिल का दौरा भी आ सकता है। तो ये सिर्फ छोटे छोटे बीमारियां नहीं कॉज करता, ये बड़े बड़े बीमारियां भी कॉज करता है। ये हार्ट को क्या करेगा, हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा, हार्ट का सेल डैमेज करेगा, हमारा हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो फाइनली बताइए, जो हमारा फ्री ऑक्सीजन है, ये हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा। अब आप लोग फाइनली बता सकते हैं, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये बॉडी के लिए यूजफुल होगा कि हार्मफुल होगा, ये क्या होगा, हार्मफुल होगा।
और जब ये हार्मफुल है, जब ये हानिकारक है, हमें इसे क्या करना होगा? खत्म करना होगा। और इसे खत्म करने का काम कौन करता है? इस फ्री ऑक्सीजन को खत्म करने का काम कौन करता है? तो इसे हमारा करता है आप लोग का टोकोफेरॉल, आप लोग का विटामिन ई। विटामिन ई से क्या करता है? खत्म करता है। और विटामिन ई किसके तरह काम करता है? तो जो हमारा विटामिन ई है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो क्या हुआ? जो भी हमारा विटामिन ई है ये किसके तरह काम किया? एंटीऑक्सीडेंट की तरह। और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? ये जितने भी फ्री ऑक्सीजन बनेंगे उनको ये क्या करेगा? खत्म करता जाएगा। तो जितने भी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन बन रहे हैं इन सबको ये क्या करता जाएगा? खत्म करता जाएगा। और आप लोग बताइए, जब हमारे बॉडी में फ्री ऑक्सीजन खत्म हो गया क्या होगा? हमारे सेल डैमेज होंगे कि सेल आपके सही से रहेंगे? तो जो भी हमारा फ्री ऑक्सीजन बना था जब ये खत्म हो गया हमारे सेल क्या रहेंगे? सही से रहेंगे। हमें झुर्रियां नहीं होंगी, हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। आपका जो भी फ्री ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपका टोकोफेरॉल ने क्या काम किया? विटामिन ई ने क्या काम किया? तो विटामिन ई ने आपके जो फ्री ऑक्सीजन था, फ्री ऑक्सीजन को क्या कर दिया? फ्री ऑक्सीजन को डीएक्टिवेट कर देगा, उसे स्टेबल कर देगा। और जैसे आपका स्टेबल करेगा आपका ये अब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, और किसी से रिएक्शन नहीं किया आपका स्किन क्या होगा? नॉर्मल रहेगा। तब आप लोग बता सकते हैं ये हमारा ब्यूटी विटामिन क्यों होगा? अब आप लोग बता सकते हैं इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन क्यों बोलेंगे? अब तो आंसर इसका बता सकते हैं इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन क्यों बोलेंगे। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग खुद बता सकते हैं ये हमारा ब्यूटी विटामिन क्यों होगा। तो जब हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा, एंटीऑक्सीडेंट हमारी फ्री ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। फ्री ऑक्सीजन को खत्म करेगा, हमारी त्वचा की कोशिकाएं क्या होंगी? वो मरेंगी नहीं, हमारे स्किन के सेल मरेंगे नहीं। और जब स्किन के सेल नहीं मरेंगे हमें रिंकल्स नहीं होगा, और रिंकल्स नहीं होगा हमारा चेहरा ग्लो करता रहेगा। और जब चेहरा ग्लो करता रहेगा इसलिए हमारा क्या हुआ? ये हमारा ब्यूटी विटामिन हुआ। हाँ जी, नासेंट ऑक्सीजन भी इसको बोला जा सकता है। तो ये हमारे त्वचा को खराब होने से बचाता है, ये हमारे त्वचा की कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। तो आपसे आज से कितने लोग ब्यूटी विटामिन खाना स्टार्ट कर रहे हैं? चलिए जल्दी से बताएं, आज से कौन कौन से लोग हैं जो ब्यूटी विटामिन खाना स्टार्ट करेंगे? तब आप लोग ये सोचते होंगे कहाँ से खाएंगे, इसका सोर्स क्या होता है? तो इसका सोर्स देखिए, जो हमारा ब्यूटी विटामिन है इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसका मेन सोर्स क्या होता है? तो देखिए, ब्यूटी विटामिन का मेन सोर्स होता है वेजिटेबल सीड ऑयल। वेजिटेबल सीड ऑयल, सब्जियों के बीज के तेल, सब्जियों के बीज के तेल। तो क्या हो गया? इसका मेन सोर्स हमारा क्या हो गया? सब्जियों के बीज के तेल। जैसे आपका आमंड ऑयल हो गया, आपका बादाम का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये सब आपका अच्छा सोर्स किसका होगा? विटामिन ई का अच्छा सोर्स होगा। अच्छा, हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं? कल तो किसी ने बोला था, कल किसी ने एक ऐसा कमेंट कर दिया था जिसके बाद हम ये भी नहीं बता सकते कि हम क्या खाते हैं, लेकिन आप लोग को खाना ये जरूरी है। वैसे भी आप लोग सुंदर होंगे, हम आप लोग को देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग सुंदर होंगे। लेकिन अगर और ज्यादा सुंदर होना चाहते हैं इसलिए आप क्या खाएंगे? सब्जियों के बीज के तेल खाएंगे। तो ये था हमारा विटामिन ई के बारे में। हमने बता दिया विटामिन ई का काम क्या होगा, विटामिन ई का सोर्स क्या होगा, ये हमने बता दिया। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सब लोग इसका आंसर देंगे और आप लोग बताएंगे। अच्छा ये बताएं, जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल एक साल में ही खराब हो जाता है? हाँ जी, एक्सेस सनलाइट भी हमारा लेने से प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बॉडी में हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है जो हमारा हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है। तो एक्सेस सनलाइट भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए बताइए, जो हमारा सरसों का बीज, आप लोग कभी गांव में रहे होंगे, कभी तो आप लोग गांव में रहते होंगे, और जब आप लोग गांव में रहते होंगे आपने देखा होगा जो सरसों का बीज होता है वो एक साल में खराब नहीं होता। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी तैलीय बीज हैं वो कौन से विटामिन के कारण ज्यादा दिन तक रह पाते हैं? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑयल सीड इज ड्यू टू, लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑयल सीड इज ड्यू टू, तैलीय बीजों का ज्यादा जीवन काल किसके कारण होता है? तो जल्दी इसका आंसर दे आप लोग, तैलीय बीजों का ज्यादा जीवन काल किसके कारण होगा?
किसके कारण होगा? तो जितने भी तैलीय बीज हैं उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ई पाया जाएगा। जितने भी हमारा तैलीय बीज होगा इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन ई पाया जाएगा। और जो हमारा विटामिन ई है ये ऑक्सीडेंट है कि एंटीऑक्सीडेंट है? जो हमारा विटामिन ई है, विटामिन ई हमारा ऑक्सीडेंट होगा कि एंटीऑक्सीडेंट होगा? तो ये हमारा क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट होगा। और जब ये एंटीऑक्सीडेंट होगा, जो भी सब्जी के तेल हैं, जब जो भी सब्जियों के बीज है उसको सड़ने से बचाएगा। और उसको सड़ने से बचाएगा इसीलिए सब्जियों के बीज के तेल, जो भी सब्जियों के बीज हैं वो ज़्यादा दिन तक रह पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है, लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑयल सीड इज ड्यू टू। तैलीय बीजों का ज़्यादा जीवन काल किसके कारण होगा? तो तैलीय बीजों का ज़्यादा जीवन काल विटामिन ई। और अगर विटामिन ई ऑप्शन ना हुआ देन हम लोग आंसर क्या देंगे? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। चलिए अब हम आपको बताते हैं और नेक्स्ट देखें। तो इसका पहला काम तो पता चला, और इसका पहला काम क्या हुआ? ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए इसका सेकंड काम क्या होता है, इसका सेकंड फंक्शन क्या होगा? ये सेकंड हमारा क्या काम करता है? तो इसका सेकंड काम आपका क्या हो सकता है? ये हमारे रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, ये हमारे जनन में सहायता करता है। तो इसका नेक्स्ट हमारा काम क्या हो गया? इसका अगर दोनों हो तब, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों हो देन हम लोग बोथ का आंसर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, या तो विटामिन ई होता है या तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अच्छा मेरा पूरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। चले लास्ट में आप लोग का क्वेश्चन भी आज जानेंगे, क्या क्या आप लोग का डाउट है वो भी बताएंगे, बुक का नाम भी बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। तो चले देखे ये क्या करता है? हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, जनन में सहायता करता है। जनन में सहायता करता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो इसका नेक्स्ट काम क्या हुआ? जनन में सहायता करना। तो चलिए बताइए, अगर हमारा विटामिन ई कम हो गया क्या हो सकता है? अगर आप लोग से पूछा जाए अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई कम हो गया हमारी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो देखिए अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई कम हो गया, यहाँ से हमें दो बीमारी हो सकती है। और दो बीमारी हमारी कौन कौन सी होगी? एक सबसे पहले हमारा रिंकल्स हमारी झुर्रियाँ वगैरह पड़ सकती हैं। आपके चेहरे जो होंगे वो चेहरे के सेल मर जाएंगे, यहाँ से क्या हो सकता है? हमारी झुर्रियाँ हो सकती हैं। और जब जनन में सहायता, आनंद ने पूछा जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना, मम्मी पापा से नए बच्चों का फॉर्मेशन, यही हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, यही हमारा जनन होता है। और इसी जनन में सहायता हमारा कौन करता है? विटामिन ई। तो देखिए जो विटामिन ई है इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से हमें बीमारी होती है इनफर्टिलिटी, जनन नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और इसी बीमारी को हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं, या हिंदी में से क्या बोलते हैं? बांझपन। बांझपन मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ना कर पाना, यही होता है इनफर्टिलिटी, बांझपन। और बांझपन इसी का सेकंड नेम क्या होता है? तो इसी का सेकंड नेम होता है स्टर्लिटी। स्टर्लिटी। तो स्टर्लिटी हुआ या आप लोग का इनफर्टिलिटी हुआ, दोनों सेम हुआ और दोनों हमारा क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ना करना। तो ये था हमारा विटामिन ई के बारे में। हाँ जी, इसका बस यही सोर्स है, वेजिटेबल सीड ऑयल ही इसका सोर्स होता है। व्हाट इज इनफर्टिलिटी? नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस ना कर पाना, यही आपका होता है इनफर्टिलिटी। तो ये एक सोर्स कहाँ हुआ? ये आपके सब्जियों के बीज के तेल लिखा गया, लेकिन कई सारे सब्जियों के बीज का तेल नहीं होगा, तो इसका मेन सोर्स यही होता है सब्जियों के बीज का तेल। समझ आया? हाँ जी बिल्कुल। आपका यहाँ से मोतियाबिंद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मोतियाबिंद। यहाँ से आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये सारा किसके कारण होगा? हमारे विटामिन ई की कमी के कारण। देन वाई वी शुड अवॉइड ऑयली फूड। देखिए ऑयली फूड खाना, ऑयली फूड भी एक फिक्स अमाउंट में खाना होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन में 1 लीटर तेल पी जाएं, ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ फैट की जरूरत है, हमें उतना ही खाना होता है और उतना ही खाने से हमारे विटामिन ई की पूर्ति आपकी पूरी हो जाती है। अच्छा एक बात पता है आप लोग को? आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो तेल को यूज करके दोबारा उस तेल को यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पूरी तला और पूरी तलने के बाद दोबारा उसी तेल को यूज कर लिए। कभी ऐसा करते हैं आप लोग? जल्दी से बताएं आप लोग, कभी ऐसा करते हैं?
बहुत बार ऐसा करते होंगे, पूड़ी तला और पूड़ी तलने के बाद फिर से उसी तेल को यूज कर लिया गया। और पता है, पूड़ी तलने के बाद अगर उसी तेल को हम लोग यूज कर ले, उस तेल में हमारा फ्री रेडिकल ज्यादा पाया जाता है। जब भी हम लोग यूज्ड ऑयल को यूज करते हैं, जो भी हमने एक बार यूज किया अगर उसी को दोबारा यूज करें, इसमें हमारा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा पाया जाता है। और आप लोग बताइए, जब इसमें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा है क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं, जब इसमें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल ज्यादा है इससे क्या हो सकता है? तो जो हमारा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल है ये हमारे चेहरे को डैमेज करेगा, ये हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है, ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो आप लोग का कभी भी तेल को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, कभी भी तेल को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दोबारा यूज वाला तेल है उसमें आपका जो फ्री रेडिकल है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और जैसे सिंगल ऑक्सीजन बढ़ा, ये हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ त्वचा को ही नहीं, ये हमारे हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये था हमारा इसके बारे में भी। तो आज से ध्यान रहे, जितने तेल की जरूरत है बस उतना ही यूज करें, दोबारा उस तेल को यूज ना करें। इसके और भी आपके हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमारा फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बढ़ सकता है। और देखिए क्या क्या इससे बढ़ सकता है। तो देखिए, अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं, हमारे स्मोकिंग से भी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन बढ़ जाता है। जब भी हम लोग स्मोकिंग करते हैं, जब भी हम लोग जो भी सिगरेट वगैरह है वो पिए, उससे भी स्मोकिंग बढ़ जा, आप लोग का फ्री रेडिकल बढ़ जाता है। तो चलिए बताइए, क्या स्मोकिंग हमारा हार्ट अटैक कॉज कर सकता है? आप लोग बताइए, बचे हुए तेल का क्या करें? तो वो फेंकना ही होगा, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए बताइए, अगर हम आप लोग से पूछे क्या स्मोकिंग हमारा हार्ट अटैक कॉज कर सकता है? बिल्कुल कॉज कर सकता है, क्योंकि स्मोकिंग से क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल मिलेगा, और ये फ्री रेडिकल हमारे हार्ट को डैमेज कर सकता है। तो ये था हमारा विटामिन ई के बारे में, और उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ आया होगा। समझ आया यहां तक? यहां तक समझ आया? एक्सेस ऑफ विटामिन ई, बिल्कुल एक्सेस ऑफ विटामिन ई हो उसे भी हम लोग हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, और वो भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये था विटामिन ई के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट विटामिन। और नेक्स्ट विटामिन हमारा कौन सा? फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है ये होगा हमारा विटामिन के। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? आयुष पांडे आप क्या लिख रहे हैं? स्प्रेटुला। स्प्रेटुला, एक बार आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहे हैं। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट होगा हमारा विटामिन के। विटामिन के। और चलिए बताएं, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम, दो इसका साइंटिफिक नेम था, और इसका दो साइंटिफिक नेम हमारा कौन सा था? एक था हमारा नेप्थोक्यूनोन और दूसरा कौन सा था? फाइलोक्यूनोन। तो जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के का दो केमिकल नेम था, और दो केमिकल हमारा कौन सा नेम था? एक हमारा था नेप्थोक्यूनोन, और इसी का सेकेंड हमारा नाम क्या था? इसी का सेकेंड नाम था फाइलोक्यूनोन। फाइलोक्यूनोन। तो ये हो गया विटामिन के का केमिकल नेम। इसका दो केमिकल नेम हुआ नेप्थोक्यूनोन और फाइलोक्यूनोन। तो देखिए, जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के सबसे पहले बताएं, ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है कि फैट सोल्यूबल? तो ये हमारा विटामिन कैसा होगा? ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होगा, ये हमारा वसा घुलनशील विटामिन होगा। तो जब ये हमारा वसा घुलनशील विटामिन है, ये क्या काम करेगा? इसका कोई तो काम होना चाहिए। और देखिए इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है? तो हम आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाएंगे, हम आपको खून का थक्का जमना पढ़ाएंगे। और जब हम लोग खून का थक्का जमना पढ़ेंगे उसी टाइम बताएंगे कि जो हमारा विटामिन के है वो किस में रोल प्ले करता है? हमारे खून के थक्का जमने में रोल प्ले करता है। हाँ जी ब्रजेश, नोट्स मिलेगा, बिल्कुल नोट्स आपको मिलेगा। नोट्स का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। जैसे आप लोग बैच लेंगे, आप लोग का बैच में आप करियर व्हील ऐप पर आपका बैच जैसे लेंगे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? अब हम क्या बता रहे थे? विटामिन के का मेन काम क्या होता है? तो जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के का मेन काम होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, आपके रक्त के थक्का जमने में सहायता करना।
तो जब भी हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद हमारा खून क्या होता है, खून थोड़ी देर बाद जम जाता है, और खून का थोड़ी देर बाद जम जाना यही हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग होगा, यही हमारा खून का थक्का जमना होगा। तो चलिए देखें, जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के ऐसा क्या काम करता होगा। नॉर्मल तो हम इतना पढ़ा देंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, लेकिन जब हम आपको सारे विटामिन का अलग अलग फंक्शन पढ़ा रहे हैं, इसमें भी तो कुछ अलग काम होता होगा। और देखिए, जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के क्या काम करता होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता होगा, तो हम आपको बताएंगे। हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन होते हैं, हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन होते हैं, और हमारे ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो चलिए देखिए। हमारे ब्लड में आप लोग को पढ़ाएंगे, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आप लोग का एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। हम ये सारा पढ़ाएंगे। ब्लड में हमारा एक लिक्विड पार्ट होता है, एक हमारा सॉलिड पार्ट होता है। जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो भी हमारे ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा हो जाएगा। जबकि जो हमारे ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट है, ब्लड के सॉलिड वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो हमारा ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा लिक्विड पार्ट हुआ प्लाज्मा, जबकि सेकेंड हमारा क्या हुआ, सॉलिड पार्ट हुआ, ये हो गया सेल। तो देखिए, जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड के प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। और ब्लड के प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में वैसे 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन अभी हम 2 ही बताएंगे। 2 की ही आपकी जरूरत है, इसलिए अभी 2 ही बताएंगे। और देखिए, हमारे प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाएंगे, वैसे 4 पाए जाते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं 4 पाए जाते हैं, लेकिन 4 में से हम 2 को ही बताएंगे क्योंकि अभी 2 ही जरूरत है। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सा 2 प्रोटीन होता है। एक हमारा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। हमारे ब्लड के लिक्विड वाले पार्ट में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। जबकि सेकेंड हमारा पार्ट कौन सा होता है, सेकेंड हमारा प्रोटीन कौन सा होता है, तो यहाँ पर सेकेंड प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। तो हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाया जाता है। और हमारे प्लाज्मा में कौन कौन से 2 प्रोटीन पाए जाएंगे, एक होगा प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा हमारा कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन। ये 2 आपके प्रोटीन होंगे। वैसे होते हैं 4, सानिया पहले ही बता रहे हैं 4 होते हैं, लेकिन हमें 2 की जरूरत है और इसलिए हम अभी 2 ही बताएंगे। तो एक हमारा प्रोथ्रोम्बिन हुआ, दूसरा क्या हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया। और इन्हीं दोनों को एक्टिवेट करने में किसका रोल होता है, इन्हीं दोनों को एक्टिवेट करने में हमारा रोल होता है विटामिन के का। तो विटामिन के का मेन काम क्या हुआ, विटामिन के का मेन काम हुआ आपकी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करना। हम ये सारा फंक्शन इसका बताएंगे, अभी बस इतना जान ले इसका मेन काम क्या हुआ। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो बाकी का भी 2 बता देंगे। तो इन दोनों का काम, विटामिन के का काम क्या हुआ, इन दोनों प्रोटीन को एक्टिवेट करना, इन दोनों प्रोटीन को सक्रिय करना। और जैसे ये दोनों प्रोटीन आपके सक्रिय होंगे, आपका खून क्या होगा, रुक जाएगा। और खून रुक जाएगा मतलब हमारा ब्लड क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, आपके रक्त का थक्का जम जाएगा। तो ये था हमारा विटामिन के का काम। अभी बस इतना ही जाने, विटामिन के का मेन काम क्या हुआ, विटामिन के का मेन काम क्या हुआ, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का जमने में सहायता करना, रक्त के थक्का जमने में सहायता करना। तो चलिए बताइए, विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। हाँ जी, अभी बताएंगे ये किससे मिलता है। अभी इतना बताएं, इसको इग्नोर करें, आप लोग समझ ले कि ये हमने पढ़ाया ही नहीं है, इसको इग्नोर करें, क्योंकि जब हम ब्लड पढ़ाएंगे उस टाइम ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। तो इसको इग्नोर करें, अभी बस इतना ही जाने, विटामिन के का मेन काम क्या हुआ, ये हमारे खून को थक्का जमाएगा। तो चलिए बताइए, विटामिन के कम हो जाए, यहां से कौन सी बीमारी होगी। अगर विटामिन के कम हो जाए कौन सी बीमारी होगी, तो जब हमारा विटामिन के कम होगा, क्या हमारा खून थक्का जम पाएगा, खून हमारा थक्का नहीं जम पाएगा। और खून थक्का नहीं जम पाएगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो खून थक्का ना जमना हमारा ब्लीडिंग होगा, हमारा रक्तस्राव होगा। हमारा खून थक्का ना जम पाना, ये हमारा ब्लीडिंग होगा, रक्तस्राव होगा। या ब्लीडिंग को ही हम लोग सेकेंड नेम क्या देते हैं, ब्लीडिंग को ही हम लोग सेकेंड नेम दे देते हैं हेमरेज। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्लीडिंग, इसी को हमने सेकेंड नाम क्या दे दिया, हेमरेज नाम दे दिया। तो हमारा खून क्या हुआ, थक्का नहीं जमेगा, आपका क्या होगा, खून बहता रहेगा। और जब खून बहता रहेगा क्या होगा, हमारा खून थक्का नहीं जमेगा, इसी को हम लोग ब्लीडिंग कहेंगे या हम लोग रक्तस्राव कहेंगे। हाँ जी, ये कास्केड प्रोसेस होता है, हम बताएंगे
अभी हेमोफीलिया भी मत जानिए, हेमोफीलिया अलग बीमारी है, हेमोफीलिया आनुवंशिक बीमारी है, उसको आप लोग नहीं जाने, वो अलग बीमारी है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे, हमने क्या बोला रामकेश, इन दोनों को इग्नोर करें। आप समझ लें कि ये पढ़े ही नहीं है, जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तब इसको पूरी तरह बताएंगे। तो ये था हमारा विटामिन के बारे में। तो चलिए बताइए विटामिन के का सोर्स क्या होता है, विटामिन के का सोर्स क्या होता है, कौन कौन सा हमारा सोर्स हो सकता है विटामिन के का। तो देखिए विटामिन के का बहुत सारे सोर्स हैं और इसका सबसे पहला सोर्स हमारा क्या होता है, जो भी हमारा पत्ता गोभी है या हमारा फूल गोभी है, जो भी हमारा कैबेज या कॉलीफ्लावर होता है, ये दोनों हमारा किसका सोर्स होगा, ये दोनों हमारे विटामिन के का सोर्स होगा। तो हमारा पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये दोनों हमारे विटामिन के सोर्स हुए। ऐसे देखिए पालक जो होता है, पालक भी हमारा किसका सोर्स होगा, पालक भी विटामिन के का सोर्स होगा। ऐसे देखें जो हमारे चिकन या मटन का लिवर होता है, चिकन या मटन का यकृत होता है, ये भी किसका सोर्स होगा, विटामिन के का, विटामिन के का। तो जो भी हमारा लिवर होता है, ह्यूमन का नहीं, फिर से बता रहे ह्यूमन का नहीं, जो भी हमारे चिकन या मटन का जो भी हमारा लिवर होता है, ये किसका सोर्स होगा, ये भी हमारे विटामिन के का सोर्स होगा। तो जल्दी से आंसर दे, क्या विटामिन के हमारे बॉडी में बनता है, जल्दी से आंसर दे, क्या विटामिन के हमारे बॉडी में बनता है। विटामिन के हमारे बॉडी में फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा डॉक्टर जी मेरे को कुछ पूछना है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बाकी सब कुछ पूछ सकते हैं, डॉक्टर हम नहीं है। अच्छा बनता है, तो चलिए बताइए विटामिन के हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से बनता है। हमने क्या बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन, कल की क्लास देखिएगा, और कल की क्लास में हमने बताया था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई, और यही ई कोलाई हमारा फॉर्मेशन किसका करता है, विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। तो विटामिन के भी हमारे बॉडी में बन सकता है, और विटामिन के हमारा एक बैक्टीरिया बनाता है, ये बैक्टीरिया हमारा कौन सा होता है, ई कोलाई। तो ये था विटामिन के बारे में। तो फैट सोल्यूबल खत्म हो गया कि अभी बाकी है, चलिए बताइए फैट सोल्यूबल, हाँ लिवर में भी बनता है, बिल्कुल लिवर में भी होता है, लिवर में भी होता है। आपका कहाँ पाया जाता है, आप लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, रिंकल्स क्यूरेबल होता है, बिल्कुल नहीं। विटामिन ई बड़ी आंत में नहीं पाया जाता है। अच्छा ये बताइए बड़ी आंत में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, बड़ी आंत में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, कल ही तो हमने बताया था। और बड़ी आंत में हमारा कौन कौन सा विटामिन पाया जाता था, आप लोग को बताया गया था, कौन कौन सा विटामिन था जो हमारी बड़ी आंत में था, कल ही तो बताए थे कौन कौन सा विटामिन था, हमें पूरा पता है, भूल गए होंगे आप लोग, याद तो होगा नहीं, तो हमने बताया था। हाँ जी बिल्कुल, जावेद ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे 4 विटामिन थे जो हमारे बड़ी आंत में बनते थे, और कौन कौन से थे, B1, B2, B12 और B, आप लोग का विटामिन के। 4 विटामिन थे जो हमारे इंटेस्टाइन में बनते थे, लार्ज इंटेस्टाइन में, B1, B2, B12 और लास्ट हमारा कौन सा था, विटामिन के। ये हमारे 4 विटामिन थे जो हमारे इंटेस्टाइन में बनते थे, हमारे बड़ी आंत में बनते थे। तो चलिए अब हम आपको आगे क्या बताएंगे, तो नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन का फंक्शन। इसकी कमी से सिर्फ यही बीमारी होती है, ब्लीडिंग नहीं होता है, आपका खून थक्का नहीं जम पाता है, इससे कोई और बीमारी नहीं होती कि हम आपको बताएं, एक्स्ट्रा कोई इससे बीमारी नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा विटामिन बी, आप लोग का विटामिन सी। वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, उसके लिए तो डाइजेशन टॉपिक का वेट करना होगा। अच्छा पहले तो आप लोग ये बताएं, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरी मतलब अभी 2 क्लास पढ़ने में कुछ नया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग मतलब ऐसा है कि कुछ भी आप लोग के इन दोनों क्लास में कुछ नया नहीं मिला, कुछ तो नया मिल रहा होगा। अच्छा मिल रहा है, नया मिल रहा है, नहीं यूनिक नहीं, हम यूनिक नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग को हम बस ये चाहते हैं कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाए। मेरा बस यही एम है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सब कुछ आप लोग को सब क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाए। अच्छा मंटू को तो कुछ नया ही नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, इतना हम कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर मंटू को नया नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, विटामिन सी।
विटामिन सी, तो चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा हुआ विटामिन सी। और जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हो गया विटामिन सी का केमिकल नेम, और विटामिन सी का केमिकल नेम हमारा क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। और आप लोग को पता है जो हमारा विटामिन सी है ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है कि फैट सोल्यूबल? तो जो हमारा विटामिन सी है ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारा जल घुलनशील विटामिन है। और जब ये हमारा जल घुलनशील विटामिन है, आप लोग बताएं क्या ये हमारे बॉडी में स्टोर होता होगा? क्या ये हमारे बॉडी में संचित होता होगा? बिल्कुल नहीं संचित होगा। ये हमारा वाटर सोल्यूबल है, जितना हम लोग खाएंगे सारा यूरिन के द्वारा क्या होगा? बाहर निकलता जाएगा। तो ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो चलिए देखें अब हम विटामिन सी के बारे में क्या जानेंगे, विटामिन सी का क्या क्या काम होता है। तो जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी के आपके 4 काम होते हैं, और इसका 4 काम क्या होगा? इसका 4 काम क्या होगा? तो देखिए जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसका पहला काम क्या हुआ? तो इसका पहला काम हुआ ये भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो चलिए बताइए, जब ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करेगा क्या होगा? इससे क्या होना चाहिए? तो अगर हमारा विटामिन ई कम हो जाए, अगर हम लोग विटामिन सी ले रहे हैं, जो भी हम लोग खट्टे फल ले रहे हैं, जैसे बोला जाता है जो नींबू होता है, नींबू में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं नींबू में एंटीऑक्सीडेंट क्यों पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन होगा? नींबू में विटामिन सी होगा, और ये विटामिन सी क्या प्रोवाइड करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। तो पहला इसका काम क्या हुआ? ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो चलिए बताइए, अगर आप लोग से पूछा जाए which of the following vitamin is a antioxidant, इनमें से कौन सा विटामिन हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा? ऑप्शन आपके पास है, और ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन ई। आप लोग से पूछा जाए इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा? 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा विटामिन होगा जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होगा। अगर ये 4 ऑप्शन है, यहां पर ध्यान दे, अगर ये 4 ऑप्शन है, हम लोग मेन आंसर क्या देंगे? हम लोग मेन आंसर देंगे विटामिन ई। विटामिन ई ज्यादा आपका एंटीऑक्सीडेंट है एज कंपेयर टू विटामिन सी। तो अगर ये चारों ऑप्शन हुआ, हम लोग मेन आंसर क्या देंगे? हम लोग मेन आंसर देंगे विटामिन ई, विटामिन ई। लेकिन अगर विटामिन ई ना हो, विटामिन ई ना हो, देन हम लोग आंसर क्या देंगे? विटामिन सी। तो इस चीज पे हमेशा याद रखिएगा, पहला जो हम लोग आंसर देंगे, पहला आंसर हम लोग क्या देंगे? विटामिन ई देंगे, जबकि दूसरा हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन सी। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन ई आपका ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है एज कंपेयर टू विटामिन सी। विटामिन सी थोड़ा कम काम करता है विटामिन ई के तुलना में, इसलिए मेन हम आंसर क्या देंगे? विटामिन ई। और विटामिन ई ना हुआ देन हमारा क्या होगा? विटामिन सी। अच्छा ये बताएं, अगर बोथ का ऑप्शन हुआ तो? अगर बोथ का ऑप्शन हुआ देन हम लोग क्या दे सकते हैं? तो हमारा बोथ का अगर ऑप्शन हुआ, बोथ का ऑप्शन हुआ, देन हमारा क्या हो जाएगा? बोथ विटामिन ई एंड विटामिन सी, बोथ हो जाएगा। लेकिन अगर बोथ ना हुआ देन क्या हो जाएगा? देन या तो आपका विटामिन ई होगा या तो हमारा क्या होगा? विटामिन सी होगा। तो ये था इसका पहला काम, ये भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब देखिए दूसरा जो काम है, दूसरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को चंदन जनरली एंटीऑक्सीडेंट ही बोला जाता है, उसका कोई ऐसा हिंदी स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज किया गया है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट ही जनरली बोला जाता है। तो चलिए देखें नेक्स्ट इसका काम क्या होगा, नेक्स्ट क्या काम होगा। तो जो हमारा विटामिन सी है, विटामिन सी आपका एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और विटामिन सी कौन से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है? तो विटामिन सी हमारा एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है जिसका नाम होता है कोलेजन। कोलेजन। तो हमारा जो विटामिन सी है, विटामिन सी हमारा एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, और ये हमारा विटामिन कौन सा होगा? कोलेजन विटामिन, सॉरी कोलेजन प्रोटीन। तो देखिए व्हाट इज कोलेजन प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन हमारा क्या होता है? कुछ तो होता होगा कोलेजन प्रोटीन। तो जो हमारा कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन एक प्रोटीन है जो हमारे डैमेज सेल को रिकवर करता है। जैसे मान लिया आप लोग को चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है तो आपकी कोशिका क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और जब आपकी कोशिका डैमेज होगी उसको फिर से रिकवर करना है, और उसी को रिकवर करने वाला जो प्रोटीन होगा, इसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेजन प्रोटीन। तो देखिए कोलेजन प्रोटीन हमारा क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है टू रिकवर
टू रिकवर डैमेज सेल, टू रिकवर डैमेज सेल, चोट लगी हुई कोशिकाओं को सही करना, चोट लगी हुई कोशिकाओं को सही करना। तो ये हो गया इसका मेन काम, आपके कोलेजन प्रोटीन का मेन काम हुआ। और ये इसका मेन काम क्या हुआ, चोट लगी हुई कोशिकाओं को सही करना। तो चलिए यहां से बताइए, क्या ये हमारे घावों को भरने में सहायता करेगा? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या विटामिन सी हमारे घावों के भरने में सहायता करेगा? विटामिन सी हमारा वाउंड हीलिंग में रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा? ये हमारे घावों को भरने में सहायता करेगा कि नहीं करेगा? तो विटामिन सी कौन सा प्रोटीन बना रहा है? कोलेजन प्रोटीन बना रहा है। और जब ये हमारा कोलेजन प्रोटीन बना रहा है, ये हमारा घाव को भरेगा कि नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। और यहां से ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा चुका है, विच प्रोटीन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? विच प्रोटीन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग? घावों को भरने में कौन से विटामिन का रोल होता है? तो आप लोग को पता है, जब भी हमारा घाव होगा, सेल डैमेज होगा, यही सेल हमारा क्या होगा, सेल सारा आपका क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ेगा। और एक दूसरे से जोड़ने का काम हमारा कौन करेगा? कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। तो चलिए बताइए, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करेगा? जल्दी बताएं, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करेगा? खून को थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन रोल प्ले करेगा? तो आप लोग को पता है, खून के थक्का जमने में कौन से विटामिन का रोल होगा? विटामिन के का। लेकिन बताए, घावों को भरने में कौन से विटामिन का रोल होगा? घावों को भरने में कौन से विटामिन का रोल होगा? तो घावों को भरने में विटामिन के नहीं होगा, घावों को भरने में किसका रोल होगा? विटामिन सी का, विटामिन सी का। आपके खून के थक्का जमने का मतलब क्या है? खून बाहर निकल रहा है, वो रुक गया, खून का थक्का जम गया। लेकिन घावों को भरने का मतलब क्या? ऊपर पूरा आपका त्वचा जम जाना, और ऊपर पूरा त्वचा जम जाना, यही हमारा क्या होता है? घाव का भरना। और ये कौन हमारा रोल प्ले करेगा? ये हमारा विटामिन सी करेगा। तो यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है हमने कितने बार बहुत अच्छे से समझा रखा है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो आप थोड़ा बैक करके देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। अब चले देखिए, थर्ड इसका काम क्या होता है। तो इसका थर्ड काम क्या होगा? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। तो ये इसका थर्ड काम, और इसका थर्ड काम हमारा क्या हो गया? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया आते हैं, नहीं, कोलेजन आपका कोलैप्स से रिलेटेड नहीं है हिमांशु, ये अलग प्रोटीन ही है। तो देखिए इसका नेक्स्ट काम क्या हुआ? विटामिन सी का मेन सोर्स क्या होता है? तो सबसे अच्छा अगर विटामिन सी का सोर्स देखे तो आपके गुआवा और ऑरेंज से भी देखे, उससे भी अच्छा सोर्स हमारा आंवला होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है। चलिए अभी वेट करते हैं, अभी हम आप वेट कीजिए, सोर्स बताएंगे, पहले ये बता दे और क्या होगा। तो इसका नेक्स्ट काम क्या हुआ? हमारा इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमें बीमारियों से बचाना। तो चलिए बताइए, इस कोविड के युग में आपको कौन सा विटामिन ज्यादा खाना चाहिए? जो आप लोग का कोविड का भी युग चल रहा है, इस युग में आपको कौन सा विटामिन ज्यादा खाना चाहिए? तो हमारा विटामिन सी ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन सी क्या करता है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रतिरोधक, हाँ जी, विटामिन ए भी करता है, लेकिन ज्यादा हमारा विटामिन सी करता है। विटामिन सी ज्यादा विटामिन आप लोग का इम्यूनिटी प्रदान करता है एज कंपेयर टू योर विटामिन ए। तो आप लोग का अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो आप लोग के इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, तो पहला आंसर हम लोग क्या देंगे? पहला आंसर देंगे विटामिन सी। और अगर विटामिन सी ना हो देन हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं? विटामिन ए। तो मेन आंसर हमारा क्या होगा? विटामिन सी। और विटामिन सी ना हुआ देन हमारा क्या होगा? विटामिन ए, देन हमारा विटामिन ए होगा। तो ये थर्ड काम हो गया, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट देखे, तो लास्ट इसका काम क्या होता है? ये काम थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा, अभी एक बार में समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको समझे और देखिए इसका नेक्स्ट काम क्या होता है। तो ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। और किसका अवशोषण करने में सहायता करता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फेरस आयन इन आवर बॉडी। अभी समझ नहीं आएगा, हम आपको समझा रहे, पहले लिख लेने दे।
तो इसका नेक्स्ट काम क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फेरस आयरन इन आवर बॉडी। तो आप लोग को पता है, आप लोग लोहा खाते हैं, आयरन खाते हैं, और आयरन कहाँ से खाते हैं, हरी सब्जियों वगैरह से आयरन खाते हैं। और जो हमारा आयरन होता है, आयरन हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा आयरन होता है, जो हमारा लोहा होता है, लोहा हमारे 2 केमिकल फॉर्म में होता है। और लोहा हमारे कौन कौन से 2 केमिकल फॉर्म में होता है, एक हमारा कौन सा फॉर्म होता है, ये होता है फेरस Fe2+, और Fe2+ हमारा क्या होता है, फेरस होता है, फेरस होता है। जबकि सेकंड हमारा कौन सा होता है, सेकंड होता है Fe3+, और Fe3+ हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा फेरिक होता है। तो 2 फॉर्म में हमारा आयरन पाया जाता है, और ये 2 फॉर्म हमारा कौन सा हो गया, एक फेरस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, फेरिक होता है। तो देखिए, जो हमारा फेरस है ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जो हमारा फेरस है, जो भी हमारा Fe2+ है, ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। और इसी को एब्जॉर्ब करने में किसका रोल होगा, तो इसी को एब्जॉर्ब करने में आपका रोल होगा विटामिन सी का। और हमें पता है अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ आया, हमें पता है आप लोगों को कुछ समझ आया नहीं होगा। ये किन लोगों में होता है विटामिन सी, विटामिन सी सब में पाया जाता है, और हमें बाहर से खाना भी पड़ता है। तो क्या काम हुआ, हमें पता है कुछ समझ नहीं आया कि इसका काम क्या हुआ। तो चले अब हम आपको बताते हैं क्या काम होगा। हमें पता चल जाता है कब समझ आता है, कब आपको समझ नहीं आता है, वो हमें पता चल जाता है। तो देखिए अब हम क्या बताएंगे। तो आप लोगों को बताया गया था आपके विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या था, आप लोग बताइए आपके विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या था। तो आप लोग को पता है हमारा जो विटामिन B9 था उसका केमिकल नेम क्या था। तो कहाँ लिखे, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर का तो आप लोग पढ़ चुके हैं, और जब इधर का पढ़ चुके हैं तो इधर हम आप लोग को लिख सकते हैं। तो देखिए जो हमारा विटामिन B9 था, विटामिन B9 का आपका नाम क्या था, विटामिन B9 का नाम था फॉलिक एसिड, उसको फॉलिक एसिड बोलते थे। और फॉलिक एसिड इसका हिंदी नाम क्या था, तो इसका जो हिंदी नाम था ये था फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। और ये किसका साइंटिफिक नेम था, ये हमारे विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम था। तो हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं, विटामिन सी से डायरेक्टली हम विटामिन B9 पे क्यों पहुंच गए, तो इसका कोई ना कोई आपका लॉजिक होगा, तभी हम विटामिन सी से विटामिन B9 पे पहुंच गए। और देखिए जो हमारा विटामिन B9 है, विटामिन B9 किससे मिलकर बना होता है, तो विटामिन B9 हमारा आयरन से मिलकर बना होता है। विटामिन B9 एक प्रोटीन है, और ये जो हमारा विटामिन B9 प्रोटीन है इसमें हमारा क्या पाया जाएगा, इसमें हमारा आयरन पाया जाएगा, इसमें हमारा लोहा पाया जाएगा। और इसमें हमारा लोहा कौन से फॉर्म में होता है, इसमें हमारा आयरन कौन से फॉर्म में होता है, तो इसमें हमारा आयरन Fe2+ फॉर्म में होता है। तो हमने क्या बोला था, हमारा एक विटामिन है, कौन सा विटामिन है, फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो आयरन से मिलकर बना होता है। और फॉलिक एसिड में कौन से फॉर्म में हमारा आयरन पाया जाता है, तो फॉलिक एसिड में हमारा आयरन Fe2+ के फॉर्म में पाया जाता है, Fe2+ के फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए बताइए, अगर हमारा विटामिन सी ना हो, अगर विटामिन सी ना हो, क्या आपका Fe2+, जो भी हम लोग लोहा खा रहे हैं, जो भी लोहे में Fe2+ है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। फेरस है क्या, केमिस्ट्री पढ़ा आप लोगों ने, और केमिस्ट्री अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा आयरन हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक होता है फेरिक, दूसरा हमारा क्या होता है, फेरस। वही हमारा क्या हुआ, फेरस हुआ Fe2+, और फेरिक हमारा क्या होगा, Fe3+। अगर नहीं पता है तो आप लोग को अरुण सर पढ़ा देंगे कि फेरिक क्या होता है, फेरस क्या होता है। तो चलिए क्या हमने बोला, जो हमारा फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड में आयरन कौन से फॉर्म में, Fe2+ के फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में। तो चलिए बताएं, अगर हमारा विटामिन सी ना हो, क्या हमारा फेरस बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या हमारे बॉडी में विटामिन B9 बन पाएगा, विटामिन B9 नहीं बन पाएगा। और इसी विटामिन B9 को बनाने में भी सहायता कौन करता है, हमारा विटामिन सी सहायता करता है। तो विटामिन सी का मेन काम क्या हो गया, विटामिन सी का 4th काम क्या हो गया, तो विटामिन सी का 4th काम हो गया helps in the formation of vitamin B9, helps in the formation of vitamin B9, विटामिन B9 बनाने में सहायता करना, विटामिन B9 बनाने में सहायता करना। तो बताइए विटामिन B9 ये कैसे बना रहा है,
चलिए जल्दी से बताएं, ये विटामिन B9 बनाने में कैसे सहायता कर रहा है। तो अगर ये फेरस को एब्जॉर्ब ही ना करे, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, हमारा विटामिन B9 नहीं बनेगा। तो विटामिन B9 को भी बनाने में किसका रोल हुआ, हमारा रोल हुआ विटामिन C का। तो चलिए बताएं विटामिन C ने क्या क्या काम किया। हाँ जी, PDF भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। तो जल्दी से बताएं विटामिन C ने क्या क्या काम किया। विटामिन C का मेन 4 काम हुआ, और ये 4 काम क्या हुआ, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे जो भी घाव हैं उनको भरना, कोलेजन प्रोटीन को बनाना, हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करना, एंड लास्ट क्या हुआ, हमारे विटामिन B9 को बनाना। हाँ जी रंजीत, फेरिक भी यूजफुल होता है, वो हेमोग्लोबिन बनाने में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। हमारा विटामिन C कम होगा, आप लोग बताइए विटामिन C कम हुआ, विटामिन C कम हुआ, हमारा घाव जल्दी नहीं भरेगा। तो जैसे हमारा विटामिन C कम हुआ, हमारे शरीर में घाव जल्दी नहीं भरेगा, और जब घाव जल्दी नहीं भरेगा यहाँ से हमारा क्या हो सकता है, घाव जल्दी हमारा आपका सिंपली जब विटामिन C कम हो गया, हमारा कोलेजन प्रोटीन क्या हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन कम हो जाएगा। कोलेजन प्रोटीन हमारा कम हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारे जो भी घाव है, घाव जल्दी नहीं भरेंगे, घाव जल्दी नहीं भरेंगे। और जब घाव जल्दी नहीं भरेंगे, यहाँ से क्या होगा, तो हमारे जो भी हमारे मसल्स हैं, मसल्स हमारे सॉफ्ट होने लगते हैं, मसल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होते उसी के कारण हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, हमारे होंठ से खून निकलने लगता है। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बीमारी को कहते हैं हम लोग स्कर्वी। तो विटामिन C कम हुआ, हमारा क्या हुआ, कोलेजन प्रोटीन कम हुआ, कोलेजन प्रोटीन कम हुआ, हमारा घाव जल्दी नहीं भरेगा, और घाव जल्दी नहीं भरा, आपका जो होंठ होगा, जो आपके मसूड़े होंगे, वो क्या होंगे, उसमें से खून निकलता रहेगा, और इसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, स्कर्वी कहेंगे। तो ये था हमारा विटामिन C से होने वाली पहली बीमारी। अब चले देखें नेक्स्ट यहाँ से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आप लोग बताइए, क्या इससे हमारा एनीमिया हो सकता है, क्या इससे हमारा एनीमिया हो सकता है, क्या हमारा इससे रक्त में कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, रक्त में कमी आ सकती है। कैसे रक्त में कमी आएगी, तो जब हमारा विटामिन C कम होगा, हमारा फॉलिक एसिड क्या होगा, फॉलिक एसिड कम होगा, और जब फॉलिक एसिड कम होगा, क्या होगा, फॉलिक एसिड कम हुआ, हमारे बॉडी में आयरन कम होगा, और आयरन कम होगा, यही क्या होगा, एनीमिया होगा, हमारा रक्त क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी। तो ये था हमारा विटामिन C का काम और इससे होने वाली बीमारी। अब लास्ट इससे सोर्स बता देते हैं, और सोर्स हमारा क्या होता है, तो इसका मेन सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स हमारे खट्टे फल, तो जितने भी खट्टे फल है, खट्टे फल हमारे किसके सोर्स होते हैं, विटामिन C के सोर्स होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा सोर्स हमारा कौन सा होता है, तो जो हमारा सबसे अच्छा सोर्स है, ये हमारा क्या होता है, आंवला जो है, ये हमारा बेस्ट सोर्स होता है विटामिन C का। तो ये था विटामिन C, कुछ समझ आया।